नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन किसान आंदोलन और मेरी नज़र में तथाकथित किसान आंदोलन जो कुछ किसान यूनियनों ने चलाया लगभग 1 साल तक, उसके बाद जिस चीज़ का विरोध करके, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि उन 3 कृषि कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ये पूरा आंदोलन राजनीतिक था और जिस बात से लगातार मना करते रहे ये किसान यूनियन के लोग कि हमारा जो है इरादा राजनीतिक नहीं है, राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है, उसके ठीक उल्टा किया। तो 23 यूनियनों ने तो पार्टी बना ली, 2 पार्टियां बन गई हैं, एक चढ़ूनी की और एक बलबीर सिंह राजेवाल की, 22 यूनियनों की। संयुक्त समाज मोर्चा वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उनके अंदर जो राजनीति का कीड़ा कुलबुला रहा था, उसको थोड़ा चैन मिल गया है। अब वो अपनी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या नतीजा होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है, ऐसा ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसानों को 10 मार्च को अपनी राजनीतिक हैसियत पता चलने वाली, नहीं किसानों को नहीं, इन किसान यूनियन के नेताओं को अपनी राजनीतिक हैसियत पता चलने वाली है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि किसान जो है वो किसान नाम का कोई वोट बैंक इस देश में नहीं है। आप भले ही किसान के नाम पर कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, खासतौर से जब वोट देने का समय आता है, तब जो मतदाता है वो अपने को किसान के रूप में नहीं देखता है। वो अपनी जाति को देखता है, अपने धर्म को देखता है, अपने गांव को देखता है, अपने जिले को देखता है, प्रदेश को देखता है, सब तरफ नजर जाती है, किसान के रूप में वो नहीं देखता। तो इन यूनियन नेताओं का तो ये जो है पार्टी बना ली, चुनाव लड़ रहे हैं, जो होना है वो 10 मार्च को पता चल जाएगा क्या होना। एक बेचैन आत्मा है और ये बेचैन आत्मा, उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और बेचैनी ऐसी बढ़ती जा रही है कि वो एक तरह की बदहवासी की स्थिति में आ गए। और कोई आश्चर्य नहीं कि चुनाव पूरा होते होते 10 मार्च आते आते वो किसी से मारपीट कर लें या किसी के साथ झगड़ा कर लें। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस पूरे आंदोलन से मिला क्या। जो 22 यूनियन हैं जिन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, पार्टी बनाई है, चुनाव लड़ रहे हैं, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनकी अलग पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, सुना है समझौता हो गया। उनमें से किसी नेता ने राकेश टिकैत को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं है। जब तक आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत अपने को इस रूप में पेश कर रहे थे कि जैसे उनसे बड़ा किसान नेता कोई है नहीं, और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था उसके वो सर्वे सर्वा हो, जैसे सबसे बड़ी आवाज, सबसे मजबूत आवाज, उन्हीं के कहने से सब हो रहा है। और आंदोलन खत्म होने के बाद से उनके आंदोलन के साथी उनको पूछ भी नहीं रहे। तो पंजाब में नहीं बुला रहे हैं, उत्तराखंड में कोई नहीं बुला रहा है, और उत्तर प्रदेश के चूंकि वो रहने वाले हैं, वहां उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाई से, अपने बड़े भाई से बयान दिलवा दिया कि जो है गठबंधन का समर्थन करेंगे। 24 घंटे भी नहीं लगे, कुछ घंटे में बदलना पड़ा कि हमको जो है राजनीति से मतलब नहीं, जिसको इच्छा हो उसको वोट दीजिए। लेकिन आप देखिए कि एक तो मीडिया में जिस तरह का कवरेज मिल रहा था राकेश टिकैत को पिछले 1 साल से, वो लगभग खत्म हो गया है। तो अब वो जानबूझकर कोई बयान देकर, कोई विवाद खड़ा करके जो है मीडिया में जाने की कोशिश करते हैं। और आजकल उनका सबसे ज्यादा झगड़ा जो है मीडिया के लोगों से हो रहा है। राकेश टिकैत पिछले 1 साल में जो कुछ बने हैं वो सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है। उसके अलावा राकेश टिकैत की कोई हैसियत नहीं। वो दरअसल करना चाहते हैं बीजेपी का विरोध, वो करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का समर्थन, लेकिन जब ये मैं बात कह रहा हूं
तो मेरे अंदर ये आत्मविश्वास नहीं आ रहा है ये कहने का कि यही सच है। क्यों? क्योंकि राकेश टिकैत की जो फितरत है वो सौदेबाजी की है कि दबाव डालो और सौदा करो। तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो संकेत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आओ हमसे बात करो, आओ हमारी मांग मानो। और मांग का मतलब किसानों की मांग से नहीं है, उनकी व्यक्तिगत मांग से है। तो हम चुप हो जाएंगे। तो बार बार वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि किसान किसके साथ है, तो हम क्या बताएं, जिसकी मर्जी हो वो उसको वोट दे। लेकिन फिर कहेंगे कि गांव में अफसर जा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किसके खिलाफ लोग हैं, किसके पक्ष में लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट मतदाताओं में ये जो दुविधा थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। वो दुविधा खत्म हो रही है कि वो किसान पहले हैं कि हिंदू पहले हैं। उनकी जो हिंदू आइडेंटिटी है, दोनों आइडेंटिटी है उनकी, और सभी की होती है, जाति की अस्मिता भी है और धर्म की अस्मिता भी है। तो जाट समुदाय को ये समझ में आ रहा है कि अगर उनको बचना है तो हिंदू अस्मिता को चुनाव के समय अगर उसके आधार पर वोट करेंगे तो बचेंगे। ये कोई समझा नहीं रहा है उनको, ये कोई सिखा नहीं रहा है उनको। ये उनका 2012 से 17 और 2017 से 22 इन 10 वर्षों का अनुभव है जो उनको बता रहा है। और उनको लग रहा है कि जो 2012 से 17 के बीच में जिन लोगों ने जो कुछ किया उनके रवैये में कोई अंतर नहीं आया है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है और 10 मार्च के बाद वो स्टीयरिंग घूमेगी और जिनके जिनके घर गिराए गए हैं उनके घर फिर से बनाए जाएंगे, तो संदेश संकेत में नहीं रह गया, संदेश बड़ा साफ हो गया कि क्या होने वाला है। अगर गठबंधन की सरकार आती है तो क्या होगा। इसलिए मुश्किल जो है इस समय सबसे ज्यादा हो रही है जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाटों की नजर में वो एक तरह से संदिग्ध बन गए। अगर वो अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ना होते तो उनकी ऐसी स्थिति शायद ना होती। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो काम 12 से 17 के बीच में हुआ वो फिर से नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी बदल गई है, उसकी कार्यशैली बदल गई है, इसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसका उनके पास कोई जवाब भी नहीं है कि कैसे लोगों को समझाएं कि नहीं, फिर से उस तरह की चीजें नहीं होंगी। कानून व्यवस्था और जो लाभार्थी वर्ग नया पैदा हुआ है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, चुनाव का नतीजा आएगा तो उसमें भी ये परिलक्षित होगा कि 2017 से वैसे तो 14 से, लेकिन 2017 से 22 के बीच में चूंकि राज्य और केंद्र में दोनों जगह एक सरकार हुई, बीजेपी की सरकार हुई, तो ये जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है उसकी एक नई आइडेंटिटी बनी है, एक नई अस्मिता बनी है। अभी तक जाति और धर्म की अस्मिता थी, उसमें एक तीसरी अस्मिता जुड़ी है, वो है लाभार्थी वर्ग की, जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है महीने में 2-2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार मिल रहा है। और लोग ये बता रहे हैं कि इतना मिल रहा है कि वो उनके खाने भर से इतना ज़्यादा है कि बाकी का बेच के वो दूसरी सामान खरीद रहे हैं। उसके अलावा जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र के जरिए जो है, डायरेक्ट डीबीटी के जरिए उनके खाते में पैसा आ रहा है, दूसरी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, मकान, शौचालय, बिजली कनेक्शन, 1,41,00,000 लोगों ने आज़ादी के 75वें साल में, या मतलब कहिए कि इन 5 सालों को जोड़ लीजिए, कि 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद 1,41,00,000 केवल उत्तर प्रदेश में 1,41,00,000 लोगों के घर में पहली बार बिजली का बल्ब जला। वो क्यों नाराज हो जाएंगे उस सरकार से जिसने ये काम किया है? जिनके घर में नल से जल पहुंच रहा है उससे वो क्यों नाराज हो जाएंगे? जिस सरकार ने
पेंडेमिक के दौरान, इस कोरोना के दौरान उनके परिवार को, उनके बच्चों को भूख से बचाया, उससे क्यों नाराज हो जाएंगे? और एक बात, थोड़ा सा पुरानी बात हो जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं। कोरोना जब शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब मुंबई, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से जितनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए, उनका रजिस्ट्रेशन, उनके रोजगार की, उनके वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था, उनका रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हुआ, उसका जो डेटाबेस तैयार किया गया है, उनके लिए टेस्टिंग का, उनको राशन देने के काम, जितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हुआ और किसी प्रदेश में नहीं हुआ, तो वो लोग इन सब बातों को भूल जाएंगे। मुद्दा महंगाई का निश्चित रूप से है, मुद्दा बेरोजगारी का निश्चित रूप से है, लेकिन दो मुद्दों ने इन सब मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। एक लाभार्थी वर्ग वाला, जो मैं कह रहा हूं, जिनको लाभ मिला है इन 5 सालों में, केवल इस कोरोना के दौरान नहीं, उसके अलावा भी, और दूसरा कानून व्यवस्था, कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास जो भी पूंजी है वो सुरक्षित है, हमारा रोजगार सुरक्षित है, हमारा काम धंधा सुरक्षित है, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित हैं, हमको दिन में रात में आने जाने में कोई चिंता नहीं है। इन 2 मुद्दों ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। राकेश टिकैत की समस्या यही हो रही है, उनकी बेचैनी यही है कि अगर वो खुलकर बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, तो उनको अपने ही समुदाय की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। उनके साथ उनके ही लोग क्या करेंगे, ये उनको अंदाजा थोड़ा बहुत है, इसलिए वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे हलक में जो है वो शब्द अटक गए हैं उनके, बोलना चाहते हैं, चिल्लाते हैं। एक चैनल पर उन्होंने हंगामा किया, क्यों किया? क्योंकि वहां मंदिर और मस्जिद की फोटो लगी हुई थी, वहां बात हो रही थी किसान की, लेकिन वो चिल्लाने लगे जैसे विक्षिप्त कोई व्यक्ति चिल्लाता है, उस तरह से। और जो उन्होंने तमाशा किया, उसके अलावा जहां जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलना भी चाहते हैं, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। 31 जनवरी को घोषणा की थी लखीमपुर खीरी जाएंगे, कल यानी 30 जनवरी को लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों से मिलकर लौट आए। तो डराने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया को, डर रहे हैं किससे? अपने समाज से, और कोई नहीं डरा रहा, सरकार नहीं डरा रही उनको। लेकिन वो जो बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 10 मार्च के बाद जिनकी गर्मी अभी बची हुई है निकाल देंगे, मुझे ऐसा लगता है दूसरे संदर्भ में राकेश टिकैत की गर्मी, राजनीतिक गर्मी निकलने वाली है 10 मार्च के बाद। और ये डर भी राकेश टिकैत को सता रहा है। जो डर की बात मैं कर रहा हूं बार बार, वो उसमें सबसे बड़ा डर ये है कि 10 मार्च के बाद मेरा क्या होगा? मेरे साथियों ने तो मुझे छोड़ दिया। मतलब राकेश टिकैत जो देश के, मतलब राष्ट्रीय किसान नेता बन गए थे, उनको पंजाब में उनके अपने साथी जो है चुनाव में पूछ नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में कोई और नहीं पूछ रहा है, तो बेचैनी तो बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। अब दिमाग तो ये हो गया था कि हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, हम जहां जाएंगे वहां उस दिशा में जो है तो लोग चल पड़ेंगे। लेकिन वो हालत वो हो गई है शोले पिक्चर की, जो असरानी जो जेलर बने थे कि आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, तो उनके पीछे बाकी ही हैं, यानी कोई नहीं है। इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ रही है, उनकी समस्या बढ़ रही है, और उनको डर सता रहा है 10 मार्च के बाद का। अभी तो उनको मालूम है कि उनके कहने से न तो कोई वोट देने वाला है जिसको वो कहेंगे, और न किसी को वोट देने से रोक सकते हैं जिसको वो लोग देने वाले हैं। यानी साफ साफ कहें तो उनके कहने से न तो समाजवादी पार्टी को कोई वोट देने वाला है, और न जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं जो लोग, तो उसमें मैं जाट समुदाय की बात कर रहा हूं। उनके कहने से वोट देने से नहीं रुकने वाले। उनके बारे में आप
बाकी जगह छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर जो उनका गृह जिला है, वहां लोगों से बात करके देखिए। इतना कंटेम्प्ट का भाव है कि मुझे नहीं लगता कि शायद और किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए भी होगा। आमतौर पर राजनीति से लोग ज्यादा चिढ़ते हैं, राजनेताओं से भी चिढ़ते हैं। राकेश टिकैत सीधे रूप में राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका मन मचलता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन राकेश, आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 9 लोग तो राकेश टिकैत के खिलाफ बोलते हुए आपको मिल ही जाएंगे। वो एक भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा कहीं। तो राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ने वाली। 10 मार्च और उसके बाद राकेश टिकैत का क्या होगा, राकेश टिकैत की क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति है, ये भी जमा करना गैर कानूनी है, इसके खिलाफ भी केस हो सकते हैं। लोगों के मंत्री पद चले गए हैं, लोग जेल चले गए हैं। राकेश टिकैत के साथ क्या होगा, ये 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।